वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र पटवा फिजिक्स क्लासेस पर। जैसा आप लोग पता है कि डेली इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है जो क्लास 12 का होता है फिजिक्स सब्जेक्ट का। तो डेली की तरह आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर के आप लोग के सामने आए हैं, एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि आज का टॉपिक है कि अपना विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा होगा वो उस लेक्चर को जाकर देख लेंगे, डालेंगे जितेंद्र पटवा फिजिक्स, तो उसमें आपका पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। तो उसमें जो वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़े थे पिछले लेक्चर में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। आज हम लोग को पढ़ना है क्या, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है हम लोग पता है कि यदि हमें कोई चालक लेके आते हैं, ठीक है, आवेशित चालक, और इसे किसी अन्य चालक के मध्य रखते हैं। यदि ये कोई अन्य चालक है इसके बीच रखेंगे तो इसके बीच क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हमें पता कैसे चलता है, तो ये हमें पता चलता है जब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच कोई परीक्षण आवेश रखते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षण आवेश हम लोग क्या करें, जहां जहां रखेंगे हम उस बिंदु पे क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस लिए ज्ञात करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है, कहीं कहीं विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। तो हमें पता है कहीं कहीं विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, कहीं कहीं विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र का नहीं बल्कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र में कोई भी परीक्षण आवेश रखेंगे, परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश रखते हैं, तो हमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलग अलग बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। यदि हम इसे रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, यदि हम इसे रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा, ये पहला आएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक पथ होता है, एक पथ होता है जिस पर जो धनावेश होता है वो मुक्त रूप से क्या कर सकता है, गति कर सकता है। गति करने का मतलब क्या है कि हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं के द्वारा ये पता चलता है कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अधिक है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कम है। ठीक है, अच्छा, यदि विद्युत क्षेत्र एक समान होता है तो हमें ये रेखाएं क्या मिलती हैं, समांतर मिलती हैं। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग होंगी तो हमें ये रेखाएं क्या मिलेंगी, एक वक्राकार मिलेंगी। वक्राकार का अर्थ है कि मे बी ये ऐसे मिल सकता है, मे बी ये ऐसे मिल सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा उस विद्युत क्षेत्र पर, जिस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, आवेश को रखेंगे। तो ये हम खींचते कैसे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में जो प्रत्येक बिंदु है वहां पे विद्युत क्षेत्रता क्या होती है, अलग अलग है। तो जैसे हम कोई भी एक परीक्षण आवेश Q0 को या एक धन आवेश Q लेके आते हैं, हम इस बिंदु पर रखते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान कुछ और मिलता है। इस बिंदु पर रखते हैं तो इससे हमें अधिक मिलता है, यहाँ पे रखते हैं तो और अधिक मिलता है, यहाँ पे रखते हैं तो और अधिक मिलता है, यहाँ पर तो अधिक। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे, ऐसे ही करते करते हम क्या करते हैं, ये इधर तक ले आते हैं। उसी प्रकार से इधर लाएंगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार का हम हर एक बिंदु पे आवेश रख करके टेस्ट करेंगे कि कहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या है। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलना कि अधिक है कम है, हम क्या किए हैं, ये एक रेफरेंस ला लिए। जैसे हम ग्राफ खींचते हैं क्या, ग्राफ, तो जैसे मैं ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए होता है, दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक्स और वाई। तो उसी प्रकार से हम क्या कर लिए हैं, एक समतल ले लिए हैं एक्स वाई, और इस मूल बिंदु से क्या किए हैं, एक आवेश को इस विद्युत क्षेत्र रखे हैं। यहाँ पे रखे तो क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिक 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 करते करते इस प्रकार से हम ग्राफ खींच लिए। और ग्राफ खींचने में हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से कर्व मिलता है। ठीक है, हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से ही मिलता है, इस प्रकार से मिलता है। तो अलग अलग प्रकार से क्या मिलता है, हमें ये कर्व मिलता है, ग्राफ मिलता है, वक्र मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं हमें इस प्रकार से मिलता है, कहीं कहीं हमें इस प्रकार से मिलता है। तो ये हमें किससे पता चल रहा है, जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में
एक धनावेश को लेके जाते हैं, ठीक है, और उस धनावेश को क्या करते हैं कि अलग अलग बिंदुओं पर गमन कराते हैं, मतलब कि अलग अलग बिंदुओं पर क्या करते हैं, हम लोग रख करके टेस्ट करते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। और हम इस सभी बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो ये जो मिला हुआ जो रेखा बनेगा, हम उस रेखा का नाम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्योंकि इसका नाम विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों बोला गया है, क्योंकि ये रेखाएं एक विद्युत क्षेत्र में खींच जाती हैं और ये हमें विद्युत क्षेत्र के मान को प्रदर्शित करती हैं कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा और किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे हमें कोई विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, जैसे हमें दो ही प्लेट लगा दिए, एक प्लेट लगा दी, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर दिए, अब प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते पता है हमें, ठीक है। प्लस और माइनस होंगे तो क्या होंगे, ये चूंकि ये माइनस क्या होगा, ये प्लस क्या करेगा, अपने चार और क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र करेगा, क्योंकि एकल धनावेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस माइनस की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, या हमें कहाँ पे प्रबल मिलेगा, कहाँ पे ध्रुव मिलेगा विद्युत क्षेत्र, ये हमें कौन बताता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा। इसलिए हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं को कैसे डिफाइन करते हैं, तो क्या लिखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं में, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं हैं जिस पर एकांक धन आवेश मुक्त रूप से गमन कर सकता है, या गति कर सकता है, मुक्त रूप से गमन कर सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब ये इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं में चलता है तो इस पर बाह्य कोई भी बल कार्य नहीं करता है, ठीक है। जैसे कोई बाहर यदि बल लगा होगा तो जिस बिंदु पे हम इसको लेके जाते हैं और जिधर से हम एक वक्र खींचते हैं, एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, उस बिंदु पे क्या होता है, मुक्त रूप से गति करता है, ना कि किसी के फोर्स का अनुभव करता है, किसी के बल का अनुभव करता है, जी नहीं, इस पर कोई बल कार्य यहाँ पे नहीं करता है। इसलिए क्या बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं हैं जिस पर एकांक धनावेश मुक्त रूप से गमन कर सकता है। अब ये रेखाएं, ठीक है, ये रेखाएं वक्राकार भी हो सकती हैं और सरल रेखा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कब वक्राकार होगा और कब सरल रेखा होगा। तो वक्राकार कब होती है, जब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। सरल रेखा कब प्राप्त होगा, जब सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान प्राप्त होता है। तो हम लोग यहां से एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण पथ है जिस पर एकांक धनावेश निष्कोण कहने वाला क्या है, सरल रेखा पे कोई कोण बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, काल्पनिक वक्राकार लिख सकते हैं हम लोग, वक्राकार निष्कोण पथ है जिस पर एकांक धनावेश मुक्त रूप से गति कर सकता है। अब बताइए सरल रेखा में कोई कोण बनता है क्या, नहीं बनता है ना, तो ये क्या होगा, निष्कोण। वक्राकार मतलब क्या है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। तो वक्राकार कब बनेगा, जब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है, तो क्या बनेगा, वक्राकार। और सरल रेखा कब बनेगा, जब हर बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, एक समान होगा, उसे क्या कहेंगे लोग, उस समय जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र रेखा होगी उसको क्या बोलेंगे लोग, सरल रेखीय विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे हमारा कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यदि हम इस बिंदु पर
क्योंकि ये वक्राकार होती है, लिखा हुआ वक्राकार होती है, ठीक है। यदि इस वक्राकार पथ के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। जैसे हम इस ये कोई बना ले रही है पी क्यू आर कोई वक्र है, ठीक है। इस वक्र पे हम क्या ले रहे हैं, क्यू कोई बिंदु ले रहे हैं। तो इस बिंदु पे यदि हम खींचेंगे, कोई भी टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये स्पर्श रेखा हमें क्या बताएगा कि इस बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी, ये। अच्छा, इसी प्रकार हम इस बिंदु पे खींचे तो इसकी दिशा क्या होगी, ये हो जाएगा। इस बिंदु पे खींचेंगे क्या होगा, इसकी दिशा ये हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमें ये बताता है, ठीक है, कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होती है। चलिए, हमें तो पता है कि इस बिंदु पर जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र हो गया और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान मान लिया कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 न्यूटन प्रति कूलम, सपोज दैट, ठीक है। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन प्रति कूलम। अब बताइए तो कि यहाँ पर उसकी दिशा क्या होगी, बता सकते हैं क्या, ऐसे नहीं बता सकते हैं ना। तो दिशा बताने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अनुसरण करते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए, ठीक है। तो ये सब इसके यूजफुल है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र दिशा बताने में हमें सहायता मिलती है। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बहुत सारे गुण होते हैं, ठीक है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो कभी भी निर्मित होंगी तो सदैव वो प्लस से निकलेंगी और कहां तक जाती हैं, माइनस तक जाएंगी, ठीक है। अच्छा, यदि वो सिंगल आवेश होगा, यदि वो कोई सिंगल आवेश है तो सिंगल आवेश में क्या होती हैं, यदि वो धनावेश होगा तो धनावेश से निकलेगा और कहां तक जाएगा, अनंत में। जैसे हम बोले कि ये कोई धनावेश है, सिंगल, ठीक है, एकल धनावेश है, तो एकल धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, ये सीधे निकलेंगी और कहां तक जाएंगी, ये डायरेक्टली अनंत तक, ठीक है। यदि ये एकल धनावेश होगा तो इस पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचेंगी, इससे जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, अनंत तक जाएंगी। अच्छा, इसी प्रकार से यदि हम माइनस आवेश ले लेते हैं तो माइनस आवेश में क्या होंगी कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी अनंत से आती हैं और आवेश तक अनंत से रेखा चलेंगी और आवेश माइनस आवेश तक आगे साथ हो जाएगी। तो हम पहले ही बताए थे क्या कि सबसे फर्स्ट पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो दोस्तों ये कुछ अपना विद्युत क्षेत्र रेखा से संबंधित कुछ गुण हैं जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में होती हैं। तो सबसे पहला क्या है विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण में, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो सदैव धन आवेश से निकलती हैं, प्रारंभ होती हैं और धन ऋण आवेश से होती हैं, समाप्त होती हैं। तो जैसे हमारे विद्युत क्षेत्र में ये कोई धन आवेश होगा और ये कोई ऋण आवेश होगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। मतलब यहाँ से ये जो अब हम लोग पहले पढ़े हैं, ये तो वक्राकार हो सकते हैं या तो सरल रेखीय हो सकती है। तो जैसे वक्राकार बोले तो ये धन आवेश से निकलेंगे कहाँ जाएंगे, ऋण आवेश पे, ये धन आवेश से निकलेंगे कहाँ जाएंगे, ऋण आवेश पर। उसी प्रकार से एक और धन आवेश से निकलेंगे कहाँ जाएंगे, ऋण आवेश पर। ये धन आवेश से निकलेंगे कहाँ जाएंगे, ऋण आवेश पर। में सरल रेखा हो सकती है, धन आवेश से निकला ऋण आवेश पर। ये ऐसा भी हो सकता है कि इधर जाएंगे, इधर देखो ऋण आवेश होगा तो, इधर कोई धन आवेश होगा तो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सदैव कहाँ से निकलती हैं, धनावेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा से धनावेश से प्रारंभ होती है तो ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो धनावेश से निकलेगा, देखिए ये तीर दिशा बता रही है कहाँ से निकला और कहाँ तक जाना है। तो ये धनावेश से निकला कहाँ गया, ऋण पर, धनावेश से निकला कहाँ गया, ऋण पर, धनावेश से निकला कहाँ गया, ऋण पर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज तक ये आवेश जो है वो ज्यादा रेखा जाती है। नंबर 2, एकल आवेश की स्थिति में, एकल आवेश का मतलब क्या है, यदि हम केवल सिंगल आवेश लें, केवल धनावेश या फिर केवल ऋण आवेश। तो एकल आवेश की स्थिति में क्या होता है कि ये रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं अथवा अनंत पे समाप्त हो जाएंगी। तो यदि हम प्लस चार्ज, ठीक है, धनावेश ले, धनावेश भी कैसा, एकल धनावेश ले, तो यहां से निकलने वाली, चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या सदैव धनावेश से प्रारंभ होती हैं, तो ये रेखाएं कहां से होंगी,
हमेशा धनावेश से होंगी, यहां से निकलेंगी। ठीक है, तो यह सदैव धनावेश से प्रारंभ होती हैं। और अब चूंकि यहां तो कोई ऋणावेश है नहीं, चूंकि हम एक आवेश लिए है ना, तो यहाँ पे कोई ऋणावेश नहीं है। तो जब कोई ऋणावेश नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा कि धनावेश से प्रारंभ तो हो गया, अब ये कहाँ किसी ऋणावेश ढूंढेगा, अब इसके आसपास कोई ऋणावेश नहीं तो कहाँ जाएगा ये, अब चलते 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 क्या होगा, अब ये ऋणावेश ढूंढते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, ये अनंत तक पहुंच जाएगा। तो ये धनावेश से निकलती है और एकावेश किसी धनावेश से निकलेगी कहाँ जाएंगी, अनंत तक। उसी प्रकार से ऋणावेश क्या करेंगी, किसी भी क्षेत्र रेखाओं को अपनी आकर्षित करेंगी। अब यदि इधर कोई प्लस आवेश होता तो इसमें आवेश आता, अब कोई प्लस आवेश तो कहां से आएगा, ये अनंत से आएगा। तो क्या होगी, अनंत से आएंगी कहां तक, ऋणावेश तक। तो ये एकल आवेश की स्थिति में क्या होती है, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है विद्युत क्षेत्र रेखा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखना है हम लोग को कि यदि हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी तो हम देखेंगे पहले कि वो धनावेश है कि ऋणावेश है, मतलब हम धनावेश के कारण निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की ऋणावेश के कारण। अच्छा, यदि ये धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होती है, बाहर की ओर, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होती है, सदैव अंदर की ओर। देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा किधर हो रही है, ऋणावेश की ओर अंदर की ओर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की ओर। तो हम लोग इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, कठिनाई नहीं होगी हम लोग को कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो हम लोग इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो ये नंबर 2 पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जैसे हम बोले कि ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हम एक बिंदु ले लिए, तो इस बिंदु पर यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा खींच दिए, तो ये हमें क्या दर्शाएगा, ये हमें इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा किधर होगा। तो ये हमें किससे पता चलता है कि उस बिंदु पर, किस बिंदु पर जो वक्राकार पथ है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा में उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, नंबर 4 जो है, ये रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे दो रेखा हम लेंगे तो देखिए यहाँ पर भी ये एक रेखा हो गई, दो रेखा हो गई, 1 2 1 2 1 2, तो ये क्या एक दूसरे को भी काट रही है क्या, आप यहाँ भी देख सकते हैं नहीं कट रहा है, यहाँ भी नहीं काट रही है, यहाँ पर भी कोई दो भी रेखाएं कभी काट रही है क्या, तो कभी नहीं काटती है। ठीक है, क्योंकि यदि कभी काटती, यदि कोई दो रेखाएं दूसरे को कभी छेद कर दी तो हमें यहाँ पे क्या होता, दो स्पर्श रेखा देखने को मिलता, और दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु में कभी खींची नहीं जा सकती है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, कि एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं कभी नहीं खींची जा सकती हैं, तो ये भी एक कारण है कि ये रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, अच्छा, नंबर 5 क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो चालक के पृष्ठ के अभिलंब होती हैं। ठीक है, जैसे हम बोले कि हमारा ये कोई चालक है, ठीक है, यही कोई चालक है, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, इस पृष्ठ के अभिलंब। ठीक है, मे भी लंबवत इधर हो सकता है, मे भी लंबवत अंदर हो सकता है। तो ये बाहर और अंदर डिपेंड करेगा कि उस पे हम किस आवेश के लिए ले रहे हैं, माइनस के लिए कि प्लस के लिए। ठीक है, बट हमें इतना याद रखना होगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, और 6 नंबर क्या होता है कि आवेश के पास, जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि ये धनावेश से धनावेश है, तो इस आवेश के पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, सघन, और बाहर में क्या होती है, विरल। दोनों देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये इतने ही दूर में क्या होंगी, ये पांचों रेखाएं हैं। यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ इतने ही दूर में क्या है, ये पांचों रेखाएं हैं। बट दूर दूर वाला क्या होती है, देखिए उनके बीच की दूरी जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये आवेश के पास जो है वो सघन वाला क्या होती है, प्रबल होती है, और बाहर में क्या होती है, दुर्बल मतलब विरल होती है। तो आवेश के पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, प्रबल अर्थात सघन विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और आवेश से जब दूर हटेंगी ये रेखाएं तो विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होगा, विरल होगा और दुर्बल होगा। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। आई थिंक सो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं से पढ़े कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं,
तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रेखाएं क्या होती हैं? सरल होती हैं। और सरल रेखाएं का मतलब क्या होती है? सरल रेखाएं हो सकती हैं जो हम हर एक बिंदु पे खींचेंगे तो वो क्या होंगी? सब के सब सरल रेखाएं होंगी। जैसे कि इरेज कर लेते हैं अपन, हमें एक समान विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होती है? सरल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? सरल होती हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक खींच दी विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। यदि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे से समदूर, मतलब के बीच की जो दूरियां हैं वो क्या होंगी? बराबर हैं। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के द्वारा बना क्षेत्र है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ खींची जाती हैं? तो विद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं, ठीक है। तो यदि विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं सरल रेखीय होंगी तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये सरल रेखा क्यों होंगी? ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरल रेखीय क्यों होंगी? क्योंकि इनके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक समान, और प्लस इनकी दिशा भी क्या होगी? एक समान, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसकी दिशा एक समान होती है। मतलब कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही हैं, ये भी तो सभी क्षेत्र रेखाएं उधर ही जाएंगी और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या होंगी? एक समान होगा। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये होता है कि अपना एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे? असमान विद्युत क्षेत्र पढ़ सकते हैं। तो असमान विद्युत क्षेत्र बोला जाए तो कैसे बोलेंगे? वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा असमान होती है, एक समान नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो दोस्तों अगला टॉपिक अपना क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। और ये आज हम लोग का इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। तो वैद्युत द्विध्रुव, द्वि का मतलब क्या होता है? दो, और ध्रुव का मतलब क्या होता है? किनारा, ठीक है। ध्रुव का मतलब क्या होता है? किनारा, और द्वि का मतलब क्या होता है? दो, मतलब दो किनारे। अब चूंकि यहाँ पे लिखा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, मतलब कि हमें ये जो दो किनारे मिलेंगे, ठीक है, वो विद्युत से रिलेटेड मिलेंगे। अच्छा थोड़ा बताइए कि विद्युत जो है वो उत्पन्न किस चीज से होती है? कैसे कोई भी चालक जो है वो विद्युत की तरह कार्य करने लगता है? तो हम लोग पढ़े थे आवेश। आवेश वह भौतिक राशि होती है, ठीक है, कि जिसे किसी वस्तु को देने से या जब कोई वस्तु इस आवेश को ग्रहण कर लेता है तो वह विद्युत का गुण प्रदर्शित करने लगता है, मतलब उसमें विद्युत का गुण आ जाता है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव भी कुछ उस तरीके से ही हम लोग अर्थ निकालेंगे। तो ध्रुव का मतलब क्या होता है? किनारा। तो एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, क्योंकि दो दिए हुए हैं, दो किनारे हैं। अब चूंकि वैद्युत बोल रहा है तो वैद्युत का अर्थ क्या होता है? आवेश से। मतलब कि यदि कोई दो आवेश, ठीक है, यदि कोई मतलब वैद्युत द्विध्रुव मतलब क्या है? दो आवेश। बट इसमें भी क्या है? कुछ कंडीशंस होते हैं, हम ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी हम अणु लेते हैं, जैसे हम बोल दिए N2 H2 O2, तो इसमें N2 अणु जो है वो N और N कुछ इस प्रकार से होते हैं, H2 में H और H कुछ इस प्रकार से होते हैं, O2 में O और O कुछ, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी पे स्थित होते हैं। इसके पास भी धनावेश ऋणावेश होगा, इसके पास भी धनावेश ऋणावेश होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। तो ये सब के सब क्या करते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो हम कैसे वो जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या करते हैं? तो ये चूंकि जो N2 अणु है, ये दोनों अणु जो है एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और हमें पता है कि अणुओं के अंदर परमाणु होते हैं और परमाणु के अंदर क्या होते हैं? आवेश होते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन कब? ये अब N में तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, लेकिन ये माइनस इस प्लस से बनाएगा और ये प्लस इस माइनस से बनाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों पे चार्ज भी क्या होना चाहिए? समान। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पे, मतलब बहुत ही कम दूरी पे होना चाहिए। और जो वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं आवेश, वो आवेश विजातीय होना चाहिए। विजातीय का मतलब यदि एक प्लस है तो क्या होना चाहिए? एक माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव कहते किसको हैं? तो अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों से बने निकाय को क्या कहेंगे?
वैद्युत द्विध्रुव। देखिए एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, ठीक है। और इन दोनों की बीच की जो अल्प दूरी है, सपोज मान लेते हैं क्या है ये 2l, ठीक है, 2l दूरी इनकी दी हुई है। इस 2l दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई, ठीक है। ये जो है ये क्या है, प्रभावी लंबाई, ठीक है। तो यदि कोई दो विजातीय आवेश जिनका परिमाण समान हो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के बने निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव में जरूरी नहीं है कि N2H2O2 ले लें, ठीक है। हम एक जस्ट फॉर एग्जांपल दिए कि N2 भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, H2 भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, O2 भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ऐसे N2H2O2 जो होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं, अध्रुवीय। क्यों इसको हम नॉन पोलर बोलते हैं, क्योंकि इन अणुओं की जो N2 अणु है, H2 अणु है, इन अणुओं की जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब धन आवेश और ऋण आवेश की जो द्रव्यमान केंद्र होता है, धन आवेश और ऋण आवेश का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो दोनों क्या होते हैं, संपाती। मतलब इसका भी द्रव्यमान केंद्र यही होता है, इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, यही पे होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दोनों के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, अध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव जो है ध्रुवीय भी होते हैं, जैसे हम बोल दिए H2O, CO2, ये सब जो है ये सब मतलब क्या है, ध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव है। ध्रुवीय का मतलब क्या है, जैसे H2, तो अब ये H और H यहाँ रहेगा और O यहाँ रहेगा, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको H2O को, ठीक है। अब इन दोनों का इस H और इस H का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो यहाँ पे होगा और इस O का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब ये दोनों संपात थोड़ी हैं, अलग अलग है ना, अब इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। उसके बाद CO2 में ये हो गया O, ये हो गया O, ये हो गया C, ठीक है। ये हम यहाँ लिख सकते हैं C इस प्रकार से ही। तो इस इन दोनों का वैद्युत द्विध्रुव कहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों का वैद्युत द्विध्रुव होगा कहीं बीच में, समथिंग यहाँ बोल देते हैं, और इसका जो द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर होगा, तो ये भी क्या है, संपाती नहीं है, ठीक है। तो जो जिसके द्रव्यमान केंद्र संपाती हो जाएंगे, जिन अणुओं के द्रव्यमान केंद्र संपाती हैं, किसके द्रव्यमान केंद्र, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होंगे, तो वैसे वैद्युत द्विध्रुव को बोलते हैं ध्रुवीय, अध्रुवीय, और जिनके संपाती नहीं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुवीय, ठीक है। तो जिनके द्रव्यमान केंद्र संपाती हो गए उन्हें कहेंगे अध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव, और जिनके द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं हुए उन्हें क्या कहेंगे, ध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, H2O, CO2, N2H2O2 वगैरह ये सब, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या है, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेश वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो गाइस मैं पहले बताया था कि ये आज इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर दिन एक कक्षा 12वीं क्लास 12 का एक फिजिक्स का नया लेक्चर आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए जो 12th क्लास में गए हैं या 12th क्लास पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत यूजफुल है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी आपके फ्रेंड्स लोग और भी सहपाठी लोग जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू।